दरवाजे की घंटी बज रही थी। अनामिका जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से ही उन्हें तेज बुखार था, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। किसी तरह वो उठकर दरवाजे की ओर चली और साथ ही साथ बड़बड़ाने लगी, इतनी सुबह कौन आ गया? इतनी जल्दी ये तो टहल कर आएंगे नहीं, और उनके पास तो घर की चाबी है, तो घंटी क्यों बजाएंगे? यही कहते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर के काम करने वाली गीता खड़ी है। उसे देखकर अनामिका जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वो लड़खड़ा गई। जल्दी से गीता ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ते ही बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप क्यों दरवाज़ा खोलने के लिए उठी? घर में साहब जी नहीं हैं क्या? अनामिका जी धीरे से बोली, नहीं, वो टहलने गए हैं। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर साहब जी टहलने क्यों गए? अनामिका जी ने कहा, मैंने उन्हें बताया नहीं था, नहीं तो वे नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता मत करो, हम सब कर देंगे। ठीक है कहकर अनामिका जी बिस्तर पर लेट गईं और गीता से चाय बनाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद गीता चाय ले आई। अनामिका जी ने चाय पकड़ते हुए कहा, गीता तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। गीता बोली, वो जो वर्मा साहब हैं, हम उनके यहाँ भी काम करते हैं, उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवानी थी। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, तब वहाँ जाएं, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। अनामिका जी ने पूछा, वो घर की सफाई अभी क्यों करवा रही हैं? दीपावली में भी तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, वो बात नहीं है, गीता ने कहा। वर्मा भाभी के बेटे बहू अब हमेशा के लिए उनके पास रहने आ रहे हैं, इस कारण उनके कमरे की सफाई करनी है। वरना भाभी कल बहुत खुश लग रही थी, हमसे कह रही थी कि हमारे बेटा बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं, अब तो वो लोग हमारे ही पास रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो लोग अब यहीं रहकर हमारी सेवा करेंगे, गीता बोली। भाभी एक बात कहें? हाँ हाँ कहो, अब आप लोग भी बेटा बहू को यहीं बुला लो, आपकी तबीयत तो ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही अनामिका जी नाराज हो गईं और कहने लगी, तू यहाँ से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे आप नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, वरना हमें क्या लेना देना है, कहती हुई गीता वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अनामिका जी सोचने लगी, मैं नाहक ही उस पर नाराज हो गई। वो सही तो कह रही थी, पर क्या उसका बेटा भी यहाँ उन लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा? वो तो जल्दी फ़ोन भी नहीं करता, अपने पापा से नाराज रहता है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है। वो हम लोगों के पास जल्दी आता नहीं, और आता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने की बात करता है। वो कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ हम लोगों का पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है। फिर भी मैं एक बार उससे बात करूंगी, शायद इतने दिनों में बदल गया हो और अब आने के लिए तैयार हो जाए। ये सोचते हुए अनामिका जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद होते ही आंखों के आंसू बाहर छलक पड़े, जिसे उन्होंने पोंछ लिया। तभी उनके पति शेखर जी कमरे में आ गए। आते ही उन्होंने कहा, गीता कह रही है तुम्हें तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने घबरा के कहा। अनामिका जी बोली, अरे थोड़ा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए नहीं बताया था। आपका टहलना भी तो ज़रूरी है, दवा ले लूँगी, बुखार ठीक हो जाएगा। शेखर बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, पहले तुम कुछ खा लो तब दवा लेना। अनामिका जी बोली, ठीक है। शेखर कमरे से बाहर निकल गए। वो सोचने लगी, शेखर से कैसे बात करूं? वो तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया, बात तो मैं करूंगी, ये सोचकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शेखर जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए।
उन्होंने अनामिका जी को नाश्ता कराया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। गीता से कहकर मैं घर के सारे काम करवा लूँगा, तुम बस आराम करो। ये कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगे। अनामिका जी ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, कुछ देर मेरे पास आकर बैठिए। वो अनामिका की बात सुनकर उन्हें देखने लगे, फिर पास आकर बैठ गए। अनामिका जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या बात है, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो कहो। अनामिका जी ने झिझकते हुए कहा, बात ये है कि मैं वो कह नहीं पा रही थी। शेखर जी बोले तुम जो कहना चाहती हो कहो, संकोच क्यों कर रही हो। मुझसे कैसा संकोच? अनामिका जी धीरे से बोली, आप राजवीर से बात करो, वो हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सूना लगता है। शेखर जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो, मैं उससे बात करूँगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं क्या, भूल गई? शादी के कुछ दिन बाद ही बेवजह झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैंने उसे कितना समझाया पर वो नहीं माना और चला गया। मैंने तो उससे ये भी कहा था कि यदि तुम नौकरी के कारण यहाँ नहीं रह सकते तो हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था? क्या तुमने उसका जवाब सुना नहीं था? तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं भूला हूँ। उसने कहा था, मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता, हमारी अपनी जिंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी जिंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वो हमारी ममता को रौंद कर चला गया था। उसे बाद में भी कोई पछतावा नहीं हुआ। कभी वो फ़ोन करता है या यहाँ आता है ये जानने के लिए कि हम लोग जिंदा भी हैं कि मर गए। अगर उसका फ़ोन आता भी है तो ज़मीन और मकान बेचने की बात करता है। और तुम सुन लो, मुझे उस नालायक से कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? शेखर जी फिर बोले, दूसरी तरफ कन्हैया है जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से निकाल दिया था। वो आज भी हमारे लिए चिंता करता रहता है और फ़ोन करके पूछता रहता है कि हम लोग कैसे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं, ये आज तो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो। ये तुम्हारे गुनाहों का दंड है। वो सुनकर अनामिका जी तिलमिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैंने कन्हैया को घर से निकाल दिया तो मैं और क्या करती। तुम अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट रहे थे जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे दे देती? शेखर जी गुस्से में बोले, उसे गैर न कहो अनामिका, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी, सिर्फ अनामिका ही रही, जिसके लिए तुमने उस निर्दोष कन्हैया पर अत्याचार किए। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि वो हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी, इसमें मेरे बेटे की गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना राजवीर से करते रहते थे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते रहते थे। इसलिए वो हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। शेखर जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ, पर तुम तो उस पर जान लुटाती हो। फिर वो तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? वो तो तुम्हें भी फ़ोन नहीं करता, तुम ही उसे फ़ोन करती रहती हो। क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात मानकर यहाँ तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाएगा तो तुम उससे बात करके ये भी देख लो, शायद तब तुम्हारे आँख पर जो ममता का पर्दा पड़ा है वो उठ जाए। इतना कहकर शेखर जी गुस्से में बाहर निकल गए। अनामिका ने सोच लिया कि वो अपने बेटे राजवीर से बात करेगी। वो उसकी बात जरूर मानेगा क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अब तो वो स्वयं पिता बन गया है, इसीलिए अब वो मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर अनामिका जी ने राजवीर को फ़ोन मिलाया।
उसका पूरा शरीर बुखार के कारण दर्द हो रहा था, पर वो अपना दर्द भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो रही थी। घंटी बजती रही पर फ़ोन नहीं उठा। उन्होंने फिर मिलाया, इस बार फ़ोन उठ गया था। उन्होंने कहा हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। अनामिका जी मायूस हो गईं कि आवाज़ आने लगी। उन्हें सुनाई दिया, उनका पोता कह रहा है पापा दादी जी का फ़ोन है। उधर से फिर आवाज़ सुनाई दी, इस बुढ़िया ने फ़ोन क्यों किया है। उसके बेटे की आवाज़ आई, मुझे क्या पता। अरे उस बुढ़िया की ममता आज जाग गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। बेटे की आवाज़ आई, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कहीं वो बुढ़ा अपनी जायदाद उस अनाथ कन्हैया को ना दे दे। बहू की आवाज़ आई, अरे तुम निश्चिंत रहो, जब तक वो बुढ़िया जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूँगा। बहू ने कहा, तुम सही कह रही हो, बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा, पता नहीं अभी कितने दिन जिंदा रहें। तभी पोता बोला, पापा फ़ोन तो लीजिए। फ़ोन लेते ही राजवीर चौंक गया, फ़ोन तो ऑन है। माँ ने तो सभी बातें सुन ली होगी, फिर भी बेशर्मी से फ़ोन उठा लिया और बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया है? क्या आपको पता नहीं मेरे ऑफिस जाने का समय है? फिर भी आपने इस समय फ़ोन किया। अपनी गलती छिपाने के लिए वो अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। अनामिका जी कुछ नहीं बोल पाईं, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है बेटा, तुम लोगों का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। इतना कहकर अनामिका जी ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उनके पति सुन लेते तो वो रोने का क्या कारण बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उसका हृदय टूट गया। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर उसने उस मासूम कन्हैया पर अत्याचार किया, जिसकी ममता वो इंसानियत को ही भूल गई, उसी बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गई। अनामिका जी आंखें बंद कर अतीत की गहराइयों में उतरती चली गईं। आज से 30 साल पहले की बात है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर वो अभी तक मातृत्व सुख से वंचित थी। अनामिका जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो अनामिका जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज होकर अनामिका जी की सास गांव चली गई। अनामिका जी भी बच्चे के लिए तड़प रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने एक ही बात कही कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, भगवान कोई चमत्कार कर दे तो अलग बात है। तब उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया। उन्होंने उस बच्चे का नाम बड़े प्यार से कन्हैया रखा, क्योंकि वो उनकी यशोदा माँ जो थी। शेखर जी ने अपनी माँ से बच्चे को गोद में लेने की बात बताई। उन्होंने नाराज होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है, पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी और ना कभी शहर तुम लोगों के पास आऊंगी। इस बात के लिए मैं तुम लोग दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। और उसके बाद अनामिका जी की सास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते देखते 3 साल बीत गए। कन्हैया उन लोगों की जान बन गया। उसके बिना दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। शेखर जी कभी कभी अनामिका को छेड़ते और उसे कन्हैया की यशोदा मैया कहकर बुलाते, तो अनामिका जी भी जवाब में यही कहती, मैं कन्हैया की यशोदा मैया हूँ, तो आप भी तो कन्हैया के नंद बाबा हो। और दोनों एक साथ हंसने लगते। एक दिन अनामिका जी कन्हैया का एडमिशन करवाने स्कूल गईं। वहीं उनको चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कन्हैया ने रोते हुए शेखर जी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। शेखर जी तुरंत वहां पहुंचे और अनामिका जी को डॉक्टर के पास ले गए। वहां डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया
कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। जब ये बात अनामिका जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अनामिका जी ने अपने पति से कहा, ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली। ये चमत्कार कन्हैया के आने से हुआ है। और उन्होंने कन्हैया को अपनी बाहों में भर लिया। उससे कहने लगी, कन्हैया, अब बहुत ही जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा सा भैया आने वाला है। कन्हैया ये सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी कन्हैया की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। शेखर जी ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। ये खुशी की खबर सुनकर वो अपनी सारी नाराजगी भूलकर शहर आ गईं। माँ के आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को एक ही बात दुखी करती, कन्हैया के साथ उनका बर्ताव। क्योंकि कन्हैया के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। अनामिका जी की सास बात बात पर उस मासूम के साथ दुर्व्यवहार किया करती। ये देखकर शेखर और अनामिका दुखी हो जाते। शेखर जी अपनी माँ को बहुत समझाते, कहते, माँ, इस मासूम को आप क्यों हर समय भला बुरा कहती रहती हो? इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? हमने इसे गोद लिया है। अब ये आपका पोता है। आप इस बच्चे की दादी हैं। उन्हें कोई बात समझ में ही नहीं आती और गुस्से में कहती, मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू की कोख से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। शेखर जी ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया, पर उसकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वो अनामिका को कन्हैया के खिलाफ भड़काती रहती। इसका असर अनामिका पर होने लगा। शेखर देख रहे थे कि अब अनामिका कन्हैया का उतना ध्यान नहीं रखती थी जितना वो पहले रखती थी। शेखर जी ने अनामिका को इसके लिए टोका तो माँ ने हंगामा मचा दिया और अनामिका भी कहने लगी, अब मुझसे इतना काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। शेखर जी चुप हो गए, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर कन्हैया के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्दी ही वो समय भी आ गया जब अनामिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। कन्हैया तो खुशी से नाच रहा था। अनामिका अस्पताल से घर लौट आई। वो अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी वहां कन्हैया आ गया और बच्चे को छूकर देखने लगा। अनामिका ने उसे छूने के लिए मना किया, पर वो नहीं माना। वो बच्चे के साथ खेलना चाहता था। तभी कमरे में अनामिका की सास आ गईं। उन्होंने कन्हैया का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का, और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। और बोली, पता नहीं किसकी औलाद है, जायज़ है या नाजायज़ ये भी नहीं पता। कन्हैया रोने लगा। उसके घुटनों में चोट आई थी, उसमें से खून निकल रहा था। तभी शेखर जी आ गए। उसे रोता देखकर उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगे। फिर पूछा, तुम गिर कैसे गए? कन्हैया ने रोते हुए बताया, नहीं पापा, मैं गिरा नहीं। मुझे दादी जी ने कमरे से बाहर फेंक दिया। और पूछने लगा, पापा, अनाथ और नाजायज क्या होता है? शेखर जी बोले, ये तुमसे किसने कहा? कन्हैया ने उत्तर दिया, दादी ने। और उन्होंने कहा कि तुम ना अनाथ और नाजायज हो, तुम हमारे घर के बच्चे नहीं हो, तुम्हें सड़क से उठाकर लाया गया है। क्या ये सच है पापा? आप मुझे सड़क से उठाकर लाए हैं? नहीं बेटा, तुम मेरे बेटे हो, दादी ने गुस्से में कह दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दवा लगा दूं। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? कन्हैया ने कहा, दादी के पास। शेखर जी ने कन्हैया से कहा, तुम यहीं खेलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए और सीधे अनामिका के पास पहुँचे और गुस्से में माँ से बोले, माँ, आपने मेरे बच्चे से ऐसी बातें क्यों की? आपने उसे अनाथ और नाजायज क्यों बोला? अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ बोलने से पहले ही अनामिका जी बोली, आप माँ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? माँ ने गलत क्या कहा है? हमें क्या पता अनाथ है या नाजायज? माँ गांव नहीं जाएंगी,
आप कन्हैया को क्यों नहीं घर से निकाल देते? शेखर जी आश्चर्य से अनामिका जी का चेहरा देखने लगे। वो समझ गए अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा, कन्हैया कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद तुम दोनों उस बच्चे से दूर ही रहना। ये कहकर बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक और कन्हैया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, वहीं दूसरी ओर राजवीर को माँ और दादी के प्यार ने बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे राजवीर बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद हो गई। जब राजवीर को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तब शेखर जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूंगा। पर कन्हैया के कहने पर उन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला और सख्त हिदायत दी, यदि राजवीर नहीं सुधरेगा तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर शेखर जी की माँ और अनामिका ने कहा, ये सब कन्हैया का सिखाया हुआ है। वो राजवीर को घर से निकालकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद राजवीर में कुछ सुधार आया। अब वो पढ़ने लगा, लेकिन राजवीर में एक नया परिवर्तन हुआ। वो बात बात पर कन्हैया से झगड़ा और मारपीट करने लगा। घर का वातावरण और खराब होने लगा। इस बात से शेखर जी बहुत ही परेशान रहने लगे थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उन्हें पता चला कि कन्हैया की बहुत अच्छी नौकरी लग गई। अब उन्हें एक रास्ता मिल गया। उन्होंने एक फैसला किया कि कन्हैया की शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वो इस नरक से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी अनामिका जी को हुई तो उन्होंने कन्हैया को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। तूने साबित कर दिया कि तू किसी की नाजायज औलाद है। कन्हैया को अनामिका जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैंने क्या किया है माँ? अनामिका चिल्ला उठी और बोली, मुझे माँ मत कहो। तू मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। कन्हैया ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। अनामिका जी व्यंग से बोली, तो तू ये घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? तू यहाँ से जाएगा थोड़ी, तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए। पर इस घर में तुझे हिस्सा मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते नहीं। ऐसी बातें सुनकर कन्हैया रोने लगा और बोला, नहीं माँ ऐसा मत कहिए, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। शेखर जी ने उसे रोककर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो कन्हैया, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। वो शेखर के कदमों में जैसे झुका, शेखर जी ने उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर शेखर से लिपटे वो खड़े रहे, फिर उनसे अलग होकर उस घर से हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। कन्हैया ने अपना एक घर ले लिया और अपने साथ काम करने वाली राधिका से शादी कर ली। उसके 2 प्यारे से बच्चे भी हैं। शेखर जी बीच बीच में कन्हैया से मिलने आते जाते रहते हैं। इधर राजवीर को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। शेखर जी ये समझते थे कि उसे सिर्फ पैसे से प्यार है, पर अनामिका जी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी बीच अनामिका जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। राजवीर की भी शादी हो गई, पर जिसके लिए अनामिका जी ने कन्हैया और शेखर जी का इतना दिल दुखाया, आज वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर ये घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी अनामिका जी को लगता कि उनका राजवीर उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वो आज भी उन्हें बहुत प्यार करता है, पर उनका ये भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया। अनामिका जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और सोचने लगी, ये दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने कन्हैया की यशोदा नहीं बन सकी। पर कन्हैया यशोदा का कन्हैया बना रहा।
अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक अनामिका जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वो उठी और फ़ोन उठाकर किसी से बात की। उसके बाद निश्चिंत होकर सो गईं। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली। वो बिस्तर पर लेटी रहीं। तभी शेखर जी कमरे में आए और कहा, राकेश आया है। उसने कहा तुमने उसे बुलाया है। हाँ, मैंने बुलाया है, उन्हें बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। शेखर ने कहा, तुम्हें आज वकील की क्यों ज़रूरत पड़ गई? अनामिका जी ने गंभीरता से कहा, आप चलकर उसके पास बैठिए, मैं वहीं आकर बताती हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चली गईं। कुछ देर बाद वो उन लोगों के पास पहुंची। राकेश जी ने उन्हें नमस्कार किया और कहा, क्या बात है भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक कहा, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। शेखर जी चौंक कर बोले, क्या? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अनामिका जी ने जैसे सुना ही नहीं और राकेश से कहने लगी, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी कन्हैया के नाम करना चाहती हूँ। ऐसी वसीयत तैयार कीजिए। शेखर जी और राकेश उनका चेहरा देखने लगे। वो शेखर जी की ओर मुखातिब होकर कहने लगी, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया। मैंने अपने कन्हैया को नाजायज और अनाथ कहा। मैं अपने कन्हैया की यशोदा नहीं बन सकी। अपने कन्हैया को कैसे भूल गई मैं? पर मेरा कन्हैया अपनी यशोदा माँ को नहीं भूला। मैं अपने कन्हैया की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूंगी। आप जाकर उन्हें लाने की तैयारी कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। शेखर जी ने बहुत प्यार से अनामिका को देखा और बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी पहले वाली अनामिका वापस मिल गई। आज मुझे ईश्वर ने दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए। तभी राकेश जी बोले, ये खुशी एक वकील ने दी है, इसीलिए भाभी जी मेरी फीस तो बनती है। फिर तीनों एक साथ हंसने लगे और पूरा घर खुशियों से महकने लगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।